इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक हमारी महत्वपूर्ण सेगमेंट है और वो है जैसा हमने पीछे पहले गांधी किया हुआ था, तो अब एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बी आर अम्बेडकर। वन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इन दी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, दैट इज बी आर अम्बेडकर, दैट इज बी आर अम्बेडकर। अब ये बी आर अम्बेडकर को लेके कई तरीके के सवाल उठते हैं कि देर आर सो मेनी नोशंस अबाउट बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के बारे में कई तरीके के सवाल उठते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा। देर आर सो मेनी ओपिनियंस। बी आर अम्बेडकर ऑथर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ही वॉज मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन ही इज नोन एज मॉडर्न मनु। कुछ लोग कहते हैं कि वो मॉडर्न मनु थे। अब ये मनु बीच में कहाँ से आ गया? हु वॉज मनु? एक किताब लिखी गई थी मनु स्मृति, एक बुक लिखी गई थी मनु स्मृति, और मनु स्मृति को क्या कहते हैं? हिंदू कोड ऑफ लॉज, हिंदू कोड ऑफ लॉज, और इसको लिखने वाला था मनु। अब इसमें क्या लिखा गया था? मनुस्मृति में इस जाति पाति की व्यवस्था का समर्थन किया गया था। वो सारी बातें हम लिख लेंगे, ठीक है। बस पहले एक तो अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि बी आर अम्बेडकर थे कौन और इनकी थॉट कैसे डेवलप हुई, ठीक है। तो मनुस्मृति मनु नाम के एक ऋषि ने लिखी कहा जाता है, और उसमें हिंदुओं के लिए नियम कानून बना दिए गए, जाति व्यवस्था का समर्थन किया गया, कास्टिज्म एडवोकेटेड बाय मनुस्मृति। अब जाति व्यवस्था का समर्थन होगा तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनके लिए तो फायदा हो गया, और जो शूद्र कम्युनिटी है वो तो एक्सक्लूडेड हो गई ना, अलगाव हो गया ना उसका। तो अंबेडकर मनुस्मृति का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबेडकर अपोज्ड आइडिया ऑफ मनुस्मृति। आ रहा है समझ में? आइडिया ऑफ मनुस्मृति, मनुस्मृति की बुराई कर रहे हैं जम के अंबेडकर। इवन अंबेडकर ने उसे आग भी लगा दिया, पुराणों को आग लगा दिया, वेदों को आग लगा दिया, मनुस्मृति को आग लगा दिया। ही रिजेक्टेड आइडिया ऑफ कास्टिज्म। कई बार अंबेडकर का नाम पॉलिटिक्स में भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इट इज़ वेरी ट्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। अब इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। ही वॉज बोर्न इन मध्य प्रदेश। एक महो नाम का प्लेस है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और यह किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हम एक एक चीज़ें लिख लेंगे, पहले हम एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना लें। तो इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में, और ये एक महार कम्युनिटी में जन्म लेते हैं। महार कम्युनिटी एट दैट टाइम वॉज ए दलित कम्युनिटी। महार कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी थी? एक दलित कम्युनिटी थी। और उस महार कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो उसको समाज से अलग थलग कर दिया गया था। तो अंबेडकर का जब जन्म होता है तो बचपन से लेके और बहुत लंबे समय तक उन्होंने खुद फील किया क्या? डिस्क्रिमिनेशन। He had first hand experience of discrimination against the social order, in the social order. उनको खुद का एक्सपीरियंस हो रखा था। आ रहा है समझ में? और उनके सारे थॉट्स कैसे हैं? इवॉल्व होते हैं वन बाई वन। उम्र के साथ थॉट्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी के रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि बी आर अम्बेडकर की थॉट्स को हम कैसे एक ओपिनियन डेवलप करें, और पॉलिटिकल साइंस में इसके लिए क्या महत्व है इस थॉट का, ठीक है। बी आर अम्बेडकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडर्न इंडिया में भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, और इवन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर का 2/3 हिस्सा तो जीएस में आता ही है, ठीक है। थोड़ा सा टच देना होगा। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। फर्स्ट इज बर्थ प्लेस महो, मध्य प्रदेश। महो मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है।
किस कम्युनिटी में? महार कम्युनिटी। ही बिलोंग टू महार कम्युनिटी, या महार कम्युनिटी में इनका जन्म होता है। और महार उस समय कौन से लोग हैं? दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी। ईयर क्या है इनके जन्म का? 1891। ही वॉज बॉर्न इन 1891। ही वॉज बॉर्न इन 1891। इनका जन्म होता है 1891 में। और इसी वर्ष में देश में फॉर्चुनेटली दो घटनाएं हो रही हैं। इसी वर्ष में कुछ घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। एक है ऑकरेंस ऑफ टू इंसिडेंट्स, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश दो घटनाएं हो रही हैं। फॉर्चुनेटली दो घटनाएं हो रही हैं। कौन कौन सी? एक है कि महार कम्युनिटी को ब्रिटिश सेना में नौकरी मिलती रहती है। अंग्रेजी सरकार 1891 में निर्णय लेती है कि अब से महार कम्युनिटी के लोगों को ब्रिटेन की सेना में नहीं रखा जाएगा, जो भारत की सेना है उसमें भर्ती नहीं किया जाएगा। कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ महार कम्युनिटी पीपल इन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री। क्या कर दिया गया? महार कम्युनिटी प्रोहिबिटेड फॉर द मिलिट्री। इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि उसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था, बाद में ये नियम हटा लिया गया, लेकिन संयोगवश दो घटनाएं होती हैं अंबेडकर के जन्म के समय। एक, महार कम्युनिटी को मिलिट्री में जाने से मना कर दिया गया, और दूसरी बात, सोशल मूवमेंट्स स्टार्टेड अगेंस्ट discrimination. Social movements started against discrimination by Dalits. दूसरा ये हो रहा है कि इसी साल से बहुत सारे भारत में आंदोलन चलने लगते हैं जो एक अवेयरनेस बढ़ाने का काम करते हैं। अंबेडकर के जन्म के समय दो घटनाएं घटती हैं। एक, उनकी महार कम्युनिटी को मिलिट्री में जाने से रोक दिया जाता है, और दूसरा, आम तौर पे जागरूकता बढ़ रही है। सोशल अवेयरनेस हैड बीन रेज्ड फॉर्चुनेटली। ये कोई सोच समझ के नहीं किया जा रहा है, ये फॉर्चुनेटली हो रहा है। अब देखो, क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन इनकी फैमिली कहाँ माइग्रेट हो जाती है? महाराष्ट्र में। माइग्रेटेड टू ये महाराष्ट्र में चले जाते हैं। तो इसी दौरान में महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्मर दिख रहे हैं, देखो, सोशल रिफॉर्मर। और ये कौन से लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर में? महाराष्ट्र के अंदर में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे M.G. रानाडे, महागोविंद रानाडे। एज यू नो, ही वॉज रिलेटेड टू प्रार्थना समाज। यह प्रार्थना समाज से संबंधित है। एंड ही एडवोकेटेड इक्वल राइट्स फॉर दी दलित्स। इसी बीच में एक और व्यक्ति हैं, ज्योतिबा फूले। डू यू नो ज्योतिबा फूले? और इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। नहीं, सत्य शोधक समाज इस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज। इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया।
तीसरी बात, इन्होंने कोई टेक्स्ट भी लिखी थी क्या? पुस्तक गुलामगिरी, 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 अ टेक्स्ट रिटन बाय हिम, गुलामगिरी। फिर एक और रिफॉर्मर है अगरकर, अगरकर। और महाराष्ट्र में ही एक और मूवमेंट चला, महार मूवमेंट, महार मूवमेंट। महाराष्ट्र में एक और मूवमेंट चला, एक और आंदोलन चला, महार मूवमेंट। और इस मूवमेंट को चलाने वाले कौन हैं? गोपाल बाबा बालंगकर, बालंगकर। रिमेंबर दीज points. After that you will know how Ambedkar's thoughts were evolved. इन चीज़ों को जानने के बाद ही आपको पता लगेगा कि अंबेडकर के विचार कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कोई भी पॉलिटिकल थिंकर होगा तो उसकी अपनी एक थॉट्स होती है, अपनी एक ओपिनियन होती है। और हम लोग अपनी थॉट्स को कैसे बनाते हैं? अपने आसपास की घटनाओं से ही तो बनाते हैं ना। क्या लग रहा है? हम तो वैसे ही बनाते हैं अपनी थॉट्स को। यहाँ भी ऐसे ही है। अंबेडकर के जन्म के बाद से लगातार अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस अबाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज्ड फॉर्चुनेटली आफ्टर द बर्थ ऑफ भीमराव अंबेडकर। इनका नाम पूरा था भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ये दो घटनाएं घट रही है। ठीक है, अब जरा अंबेडकर को देखें तो इनकी ज़िंदगी को हम कुछ चरणों में बांट सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई हिज होल लाइफ इनटू 3 सेगमेंट्स। हम इनकी पूरी ज़िंदगी को 3 चरणों में बांट सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई हिज होल लाइफ इनटू 3 सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया इसे। अब आगे देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक अबाउट द लाइफ ऑफ अंबेडकर एंड डिफरेंट ओपिनियंस। अब जरा अंबेडकर की हम लाइफ को देखते हैं। अंबेडकर को कई बार कंपेयर कर देते हैं मॉडर्न मनु। ऐसा क्यों कहते हैं? अंबेडकर इज नोन एज मॉडर्न मनु। जैसे मनु ने हिंदू कोड ऑफ लॉज लिखे थे, वैसे ही इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्या? आर्किटेक्ट ऑफ, बिकॉज ही इज आर्किटेक्ट ऑफ, because he is architect of Indian Constitution, Indian Constitution, क्योंकि ये भारत की संविधान के निर्माता हैं और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मॉडर्न मनु। अब ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का योगदान नहीं था, बाकी लोगों का भी बहुत सारा योगदान था, बट ही वॉज इन द पायनियरिंग कंडीशन, पायनियरिंग स्टेट, स्टीयरिंग पोजीशन। वो मतलब एक डायरेक्ट कर रहे थे। ही वॉज द लीडिंग पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अगर कहा जाए कि अंबेडकर आधुनिक शिक्षा के सबसे अच्छे परिणाम के रूप में थे, तो एकदम सही बात है। ही वॉज बेस्ट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न एडुकेशन, ही वॉज बेस्ट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न एडुकेशन। ठीक है, तो अंबेडकर को ऐसा कह देते हैं। अब देखो, अंबेडकर का नाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ज़्यादा बदनाम किया है। रिजर्वेशन के मुद्दों को लेके अंबेडकर का जब भी नाम आता है तो रिजर्वेशन का इश्यू भी आ जाता है क्या, कि अंबेडकर जी की वजह से रिजर्वेशन हुआ। कुछ लोग क्रेडिट देते हैं, कुछ उनको कहते हैं कि इन्होंने गलत किया। बट रियल में स्टेटस क्या है? अंबेडकर ने खुद कहा कि अगर मुझे लेना हो रिजर्वेशन तो आई विल नेवर एवर टेक एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन। और बात भी सही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे अंबेडकर, मोस्ट एजुकेटेड। वो नेहरू जी से भी पढ़े लिखे थे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो ये कहते थे कि लेकिन मेरे ही जैसे सारे लोग तो नहीं हो सकते ना,
जो लोग को बहुत लंबे समय से दबाया गया है, डिप्रेस्ड क्लास हैं, वो दलित के लिए क्या यूज करते थे? डिप्रेस्ड क्लास। क्या लिखते थे? हाँ, दलित के लिए वो लिखते थे, डाउन ट्रॉडन नहीं लिखते थे, डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास, ही ऑलवेज यूज्ड अ टर्म डिप्रेस्ड क्लास फॉर द दलित्स। डाउन ट्रॉडन्स के लिए वो क्या लिखते थे? डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, दमित जातियां, डिप्रेस्ड क्लास। तो अंबेडकर को ऐसा लगता था कि सारे लोग तो उनके जैसा नहीं हो सकते, तो शुरू में जो पिछड़ गए लोग हैं उनको बराबरी पे लाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, और इस पे सारे लोग सहमत थे। प्रिंसिपली all were agreed on this point. Reservation required for the depressed class, those were primarily somewhere lost growth in comparison to mainstream of country's development. वो लोग जो कहीं पिछड़ गए थे उनको रिजर्वेशन देना होगा जिससे वो बराबरी पे आ पाए। अपलिफ्टमेंट के लिए बराबरी पे आ पाए। अब मुद्दा ये है कि क्या अंबेडकर ने इतना लंबा रिजर्वेशन देने की बात की थी? अंबेडकर वंस सेड कि अगर रिजर्वेशन को 10-15 साल 20 साल में ना हटाया गया तो इसका पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के रूप में प्रयोग करेंगी। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ अंबेडकर। उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो परमानेंट इलाज क्या है? कि पूरी व्यवस्था को ठीक किया जाए। परमानेंट इलाज क्या है? कि वी मस्ट हील दिस सिस्टम। हमें क्या करना होगा? इस पूरी व्यवस्था को ठीक करना होगा। रिजर्वेशन देके क्या आप किसी को बराबरी पे ला सकते हो? फिर समाज में तो लड़ाई भी होगी ना। तो अंबेडकर ने कहा था कि 15-20 सालों के लिए 2 रिजर्वेशन, फिर क्या करना? लोगों को खुद सबका डेवलपमेंट करना चाहिए, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं रह पाएगी। That was the idea of Ambedkar. And once in the Constituent Assembly himself, he opposed idea of reservation for the longer time. He said reservation for the limited period. For those who did not achieve growth due to societal discrimination, due to casteism, once they evolved themselves, once they got growth, then reservation must be scrapped because it will become tool of political parties in future. And it is right, we are seeing nowadays. हम तो देख ही रहे हैं, रिजर्वेशन बना है ना राजनीति का आधार, यही वो बोल रहे थे। ठीक है, तो इसको ये भी समझा जाना चाहिए कि अंबेडकर के नाम पे राजनीति ज़्यादा हुई है। अंबेडकर कई सारी बातों को नहीं बोलते थे। अंबेडकर कहते थे कि फर्स्ट यू एजुकेट योर सेल्फ, देन ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड देन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। अंबेडकर का स्टेटमेंट याद रखना। क्या कहते थे अंबेडकर? अंबेडकर कहते थे कि फर्स्ट एडुकेट योर सेल्फ, देन ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड देन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, और मैं इसी के माध्यम से आज की राजनीति का पोल खोल दूंगा। I will expose all the politicians, all the implied interest people, those who are using name of Ambedkar. Ambedkar once said, first you have to educate yourself and then organize yourself with the like-minded people and then protest against the injustice of the system. क्या कहते थे? पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर अपने ही जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाओ और फिर अन्याय के विरोध में प्रोटेस्ट करो। आ रहा है समझ में? ये किसका स्टेटमेंट है? अंबेडकर का। अभी देखो, अभी भीम आर्मी वाला केस हुआ या इसके पहले कई सारे केस हुए, तो जो लोग दलित मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, क्या वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं? ये ठीक वैसा ही है जैसा कि कुछ लोग संस्कृति बचाने निकलते हैं, कल्चरल सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोटेक्टर। नहीं बोलते हैं कि हम कल्चर बचाने निकले हैं जी, वैलेंटाइन डे हो रहा है तो हमें
कल्चर पे खतरा आ गया। कोई फॉरेन, हम अगर हम बड़ा दिन मना ले, अगर हम क्रिसमस मना ले तो हमारी कल्चर खतरे में आ गई। रियलिटी में ऐसा कुछ है? भारत की कल्चर 5000 साल से ऐसी ही चल रही है, तो क्या वो कोई फूल का टुकड़ा है क्या कि उड़ जाएगी आंधी से? नहीं आ रहा है समझ में? तो दोज हु आर सेइंग वी आर डूइंग ऑन द नेम ऑफ कल्चर, दे आर बी फूलिंग अस, दे आर फुलफिलिंग देयर ओन टारगेट्स, नॉट आर्स। वो अपने लक्ष्यों को पूरा करें, हमसे क्या लेना देना है। तो जो लोग भीम आर्मी के नाम पे लोगों को मार रहे थे, और नेता ने अपना नाम भी रख लिया था आज़ादी के लड़ाई के नेता जैसा, है ना, और ये बताओ कि क्या उसमें कितने लोग पढ़े लिखे थे? नहीं थे। अंबेडकर कहते थे कि जब तक पढ़े लिखे नहीं होगे तब तक पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो दूसरे पे निर्भर रहोगे ना, तो पहले पढ़ लिख लो, फिर अपने ही जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाओ और फिर इनजस्टिस का प्रोटेस्ट करो। तो अंबेडकर ने नहीं कहा था कभी कि एकदम अनलिमिटेड इन्फिनिटी टाइम के लिए आप रिजर्वेशन देते रहो। नेवर एवर सेड बाय अंबेडकर। आ रहा है समझ में? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन लोगों ने अंबेडकर के नाम पे राजनीति की है, ये उन्हीं की देन है कि अंबेडकर के नाम को खराब कर दिया गया। आ रहा है समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? अंबेडकर्स नेम trapped somewhere by the politicians for their personal interests। अपने लाभ के लिए उन्होंने अंबेडकर का नाम खराब किया। ठीक है, अब देखना, तो ये तो कुछ सामान्य सी बातें हो गई। तो अब देखो, ये कहते थे इनका बहुत सारा था। अब देखो, ये पढ़ने में बहुत तेज थे, तो अब इनके पास पैसा तो था नहीं, बहुत गरीब थे, पैसा तो था नहीं, तो ये पढ़ने में बहुत तेज थे। तो इनको अगर देखा जाए तो महाराज ऑफ बड़ौदा ने इनको फाइनेंस किया था। इन्होंने रिक्वेस्ट किया और उनको फाइनेंस किया था, तब ये पढ़ने गए। और इनकी डिग्रियां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दिखाई देती हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फिर ये बॉम्बे में एल्फिस्टन कॉलेज से पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की। तो भारी भरकम डिग्रियां हैं। और ये भी जान लो कि इनके टैलेंट में कोई कम नहीं है। बाय प्रोफेशन ही वॉज लॉयर हैं। फिर इसके अलावा जर्नलिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, आ रहा है समझ में? तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लॉयर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और एकेडमिशियन भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। एकेडमिशियन, ही वॉज एकेडमिशियन। तो देखो, ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। और अगर मैं इनके बारे में बोलूं तो ये मोस्ट एडुकेटेड हैं उस जमाने के हिसाब से देखें तो, मोस्टली या मोस्ट एडुकेटेड पर्सन, मोर देन नेहरू। उस जमाने के हिसाब से देखें तो ये नेहरू जी से भी कई गुना पढ़े लिखे दिखाई देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? इनकी कुछ डिस्प्यूट भी रहती है, ऐसा नहीं है। ही नेवर ज्वाइन कांग्रेस कभी इन्होंने ज्वाइन नहीं की। इनका डिस्प्यूट भी रहता है गांधी से, नेहरू से, कांग्रेस के लीडर्स से। लेकिन अंततः ये क्या चाहते हैं? ही ऑलवेज एडवोकेटेड इक्वालिटी इन दी सोसाइटी। यही चाह रहे हैं कि समाज में बराबरी सबको मिल जाए। अब देखना, अब जरा अंबेडकर साहब की लाइफ देख लें, लाइफ के स्टेजेस देख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया इतना? लेट्स हैव अ लुक ऑफ डिफरेंट stages of his life and how he evolved his thoughts. Stages of his life, उनकी जीवन के कुछ चरण देखते हैं और वैसे ही उनके थॉट्स होंगे। लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट फेज देखते हैं। फर्स्ट फेज
फर्स्ट फेज 1891 से चलेगा और इनके जन्म के बाद से, और फिर ये 1923 तक। मैंने 23 क्यों लिखा? क्योंकि ये फॉरेन चले गए थे। इन 1923 ही रिटर्न बैक टू इंडिया। पढ़ाई के बाद कब भारत आए? 1923। रिटर्न्ड बैक टू इंडिया आफ्टर गेटिंग ऑल द डिग्रीज। सारे पढ़ाई खत्म होने के बाद ये वापस चले आते हैं। तो ये फर्स्ट फेज दिखाई देता है। अब इस फेज में इनकी ओपिनियंस क्या है तो देखना। पहला ओपिनियन है अपोज ऑफ कैस्टेइज्म। अपोज ऑफ कैस्टेइज्म। फर्स्ट फेज में ओपिनियन क्या है इनकी? अपोज ऑफ कैस्टेइज्म। advocated egalitarian society। egalitarian मतलब होता है सोसाइटी विथ इक्वालिटी, समानता वाला समाज। ही एडवोकेटेड egalitarian सोसाइटी, ठीक है। और किसका अपोज कर रहे हैं? अपोज ऑफ संस्कृत। अपोज ऑफ संस्कृत, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, अपोज ऑफ संस्कृत, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, कैपिटलिज्म। अपोज ऑफ संस्कृत, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, कैपिटलिज्म। ये कहते हैं कि मैं पूंजीवाद के विरोध में हूं, क्योंकि भारत में जितने लैंडलॉर्ड्स हैं ये सब पूंजीवादी हैं, जितनी पार्टियां हैं सब पूंजीवादी हैं, कांग्रेस तो खास करके। और कांग्रेस मिली जुली है सबसे, वो आम जनता का हित ही नहीं चाहती। वो तो चाह रहे हैं कि परमानेंट कास्टिज्म बना रहे। गांधी भी तो कहते थे ना, गांधी कहते थे कि आई एम सपोर्टर ऑफ कास्टिज्म, माने वर्ण सिस्टम। गांधी कहते थे कि मैं वर्ण व्यवस्था का सपोर्टर हूं, और यही बात गुस्सा दिला देती थी किसे? BR अम्बेडकर को। इसी बात से वो भड़क जाते थे। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट कोलोनियलिज्म। जो अंग्रेज भारत में लूटपाट कर रहे थे उसके बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहते थे। आ रहा है समझ में? उनका ये मानना था कि अंग्रेज छोड़ के देश चले भी गए तो भी जो दलित जातियां हैं उनका तो भला नहीं होगा, तो हमें क्या फायदा होगा। तो क्या लिखेंगे? नॉट वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट colonialism, not very expressive about colonialism। वह कोलोनियलिज्म के बारे में बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत सारी जानकारियां देने के लिए वो अभी उतना नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज चले भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, दलित जातियां तो शोषण होता ही रहेगा उनका, ठीक है। तो एक तो बात ये कह दी। अब इनका सेकेंड फेज देखो, सेकेंड फेज, और अब ये 1923 से लेके और 1951 तक। अब इनका रोल देखते हैं क्या क्या है भाई। ही वर्कड, या ऐसे लिखेंगे कि ये बाई प्रोफेशन लॉयर तो थे ही, और इन्होंने जब ये भारत लौटे तो इनको ही पार्टिसिपेटेड ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड
to settle the dispute between Indian leaders and British government. So he participated in all 3 round table conferences on the expenses of British government. पूछते हैं ना, ऐसा प्री में भी कहीं पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा सदस्य था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेता है, वो है B.R. अम्बेडकर. Participated in all round table conferences. 3 हुए थे ना, टोटल नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3. तो इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट, ही ऑल्सो कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन बट लॉस्ट. ये जब भी इलेक्शन लड़ते तो हार जाते, क्योंकि दलितों के बीच में क्या होता कि एकदम बूटेड सूटेड होके जाते और एकदम पढ़े लिखे थे ही, तो लोग मानते ही नहीं थे, उनको लगता ही नहीं था कि हमारे बीच का कोई आदमी है, और इसलिए वोट देते ही नहीं थे. वोट लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले नेता को जनता जैसा दिखना होगा. क्यों हमारे जो पॉलिटिकल हेड्स हैं वो बोलते रहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, मैं सेवक हूँ. हाँ, माने ये है कि टू इम्पर्सोनेट देमसेल्व्स एज अ कॉमन पीपल. वो इसलिए जिससे कि वो बोले कि जी मैं भी कॉमन पीपल जैसा हूँ, इसलिए मुझे वोट दो. मुकेश अंबानी वोट लेने जाएं, एक वोट ना मिले. क्यों? क्योंकि आम जनता है ही नहीं वैसी. हम तो बस कहानियाँ पढ़ते रहते हैं, मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ का ये खरीदा, 500 करोड़ का ये खरीदा. और हम प्रधानमंत्री के बारे में क्या सुनते हैं? जी आज खिचड़ी खा के सो गए. तो दैट विल फेच वोट्स. नहीं आ रहा है समझ में? तो यहाँ भी ऐसा ही है. अब ये सोच तो ठीक रहते हैं लेकिन दिख वैसा नहीं रहते, इसलिए इनको वोट ही नहीं मिलता. तो अनसक्सेसफुल कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, ये भी है. तीसरी बात, डिस्प्यूट विथ गांधी ओवर द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन. डिस्प्यूट विथ गांधी over the issue of Dalit reservation, depressed class reservation, depressed class reservation. ऐसा भी दिखाई दे रहा है. ठीक है. और इसी बीच में क्या हो जाता है? पूना पैक्ट बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी, बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी. ठीक है. देन he participated in several movements in this period. Participation in Dalit movements. Participation in Dalit movements. ये दलित मूवमेंट्स में भी भाग लेते हैं. ठीक है, ये दलित मूवमेंट्स में भी भाग लेते हैं. फिर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी बीच में हो रहा है ना. मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं. नहीं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये किसके हेड थे? हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. और फिर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देख रहे हो सेकंड फेज में काम. तो पहले फेज में तो ये हुआ, दूसरे फेज में ये इन्होंने काम किया.
And let's have a look in third phase of his life. Let's have a look on third phase of his life. थर्ड फेज देखना, इनका तीसरा फेज क्या है। देखो, जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक थिंकिंग पता ही नहीं चलेगी कि कौन क्या सोच रहा है। नहीं तो थर्ड फेज देखना। थर्ड फेज में क्या होगा कि धीरे धीरे he was inclined to Buddhism. He was inclined to Buddhism and later changed his personal religion as a Buddhist. धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हिंदू धर्म छोड़ दिया, कहा कि ये बहुत बेकार है, इसी के वजह से समस्या है। और कहाँ चले गए, क्या बन गए, बौद्ध बन गए। तो क्या लिखोगे, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव। लेटर बिकम अ बुद्धिस्ट, बाद में क्या बन जाते हैं, एक बुद्धिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अगेन ही कॉन्टेस्टेड इलेक्शन एंड अगेन लॉस्ट, अगेन कॉन्टेस्टेड अगेन लॉस्ट, ही नेवर एवर वन एनी इलेक्शन in his whole life. मैंने कारण बता दिया, he was very talented, his ideas was very good, very straight for the betterment of society, but he did not appear in front of common people as a common people. अगर आम जनता का दिल जीतना हो तो किस रूप में आना पड़ेगा, आम रूप में। जैसे आप मान लो डीएम बन जाओ, और डीएम बन जाओ और आम जनता में आम जैसा जाके मिलोगे ना, लोगों से हाथ मिलाओगे, उन्हीं के जैसे लगोगे, उन्हीं के जैसे दिखोगे, पॉपुलर डीएम हो जाओगे, पॉपुलर एसपी हो जाओगे। होते हैं ना कई सारे लोग, सुना होगा किसी किसी की ट्रांसफ़र होती है तो जनता रोक के खड़ी हो जाती है रोड, और कोई कोई होता है कि यार ये कब जाएगा। इट्स अ रियलिटी। तो क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, पद तो वही है ना, कौन सी चीज़ अंतर पैदा कर रही है। इट इज़ हाउ वुड यू लुक इन फ्रंट ऑफ कॉमन पीपल, आप आम जनता के सामने कैसे दिखोगे, यही मसला है ना। तो ये हो गया इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, लेटर बिकम ए बुद्धिस्ट। और दूसरा लिखोगे कि अगेन ही कॉन्टेस्टेड अनसक्सेसफुल, अगेन अनसक्सेसफुल कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन। फिर से चुनाव हार गए, एक बार नहीं दो बार हार गए। एक बार चुनाव लड़ा और दूसरी बार बाई इलेक्शन का चुनाव था, उसमें भी हार गए। ठीक है, दोनों बार चुनाव हार गए। अब इनको गुस्सा आ रही है। ही वॉज वेरी एंगर्ड एंड ही लॉस्ट बिलीफ इन डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि अच्छे लोगों को चुनते ही नहीं। अब आइडिया चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि यार ये कैसी डेमोक्रेसी है कि इसमें अच्छे लोगों को चुनते ही नहीं, हरा देते हैं बार बार। मैं बताओ कितना टैलेंटेड हूँ, मैं कितना अच्छा सोच रहा हूँ इनके लिए, और जीत जाता है ऐसा व्यक्ति जो मेरे से कहीं नहीं ठहरता है। आज भी तो ऐसा ही होता है। नाउअडेज वी आर सीइंग दिस फेनोमेनन। आईआईटी वाले हार जाएंगे चुनाव, कई लड़ते हैं ना, आईआईटी वाले हार जाते हैं, ट्रिपल आईटी वाले हार जाते हैं, खूब डेवलपमेंट कराने वाला हार जाएगा, और अचानक से वहाँ से कोई ऐसा जीत जाएगा जिसके बारे में ना कभी किसी ने सुना हो, ना देखा हो, ना जाना हो। लाइक एज दिस इलेक्शन 2019, दिस होल इलेक्शन इज यूनिक बिकॉज कॉन्टेस्टेड बाय अ सिंगल लीडर, नॉट दी ऑल पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम बीजेपी। ये जो 2019 का चुनाव था, इसलिए अलग अलग नहीं लड़ा गया है। इसमें बस एक ही व्यक्ति ने 545 जगहों से चुनाव लड़ा है। चेहरे अलग अलग थे, खड़ा एक ही व्यक्ति था। क्यों? ये कमाल का इलेक्शन था, मतलब वन मैन आर्मी जैसा दिखा। खैर, इनको तो एकदम दिल टूट गया इनका, ही लॉस्ट इलेक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं कि आई रिजेक्टेड आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रिजेक्टेड इस फेज में, ये कौन सा फेज है?
1951 टू 56 थर्ड फेज, क्योंकि 56 में इनकी डेथ हो जाती है तो 56 रिजेक्टेड आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये कहते हैं कि मुझे ये संसदीय लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है। यहाँ तो इसको हम बहका भी सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में वो थे डेमोक्रेटिक, लेकिन बाद में इनकी ओपिनियन चेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, ही फोकस्ड ऑन आइडिया ऑफ मॉडर्निटी। कहते थे कि दिमाग भी मॉडर्न होना चाहिए, ट्रेडिशन भी मॉडर्न होने चाहिए, जो पुरानी चीज़ें उनको बदलो। मॉडर्निटी मतलब क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी, चेंजिंग ऑल दी ऑड ट्रेडिशंस। आ रहा है समझ में? तो वो कहते हैं कि मॉडर्निटी की अपनी बात बताते हैं, मतलब कि थॉट ऑफ मॉडर्निटी प्रस्तुत करते हैं। थॉट ऑफ मॉडर्निटी। अब ये देखो कि इन तीनों फेज में, एज यू लुक, ये तीन फेज दिखाई दे रहे हैं। दीज आर थ्री फेजेज ऑफ थॉट्स ऑफ अंबेडकर। ये तीन फेज दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है? इनकी थॉट्स क्या हो रही है? अगर मैं इनकी थॉट्स को कहूं तो इनकी थॉट्स में इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स। इनके विचार बदलते जा रहे हैं और उसमें कुछ नए परिवर्तन आ रहे हैं। देयर वॉज अ पैराडाइम शिफ्ट इन दी थॉट्स। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आ रहा है समझ में? तो ये तीन फेजेस में इनके विचार चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं दो तीन बातें बताऊंगा कि ये बताओ, मैंने एक टर्म कहा कि अंबेडकर वॉज नेवर एवर मेंबर ऑफ कांग्रेस बिकॉज ही वॉज लीडर ऑफ दलित मूवमेंट। ही वॉज नॉट लीडर ऑफ कांग्रेस, रिमेंबर इट। देन हाउ कुड ही बिकम लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर वो कांग्रेस के मेंबर ही नहीं थे तो फिर लॉ मिनिस्टर कैसे बन गए? देखते हैं। इतना आइडिया क्लियर हो गया ना कि इन फेजेस में क्या ओपिनियंस बने। अब देखते हैं कुछ बातें। नेशनल गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय सरकार बनी। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, नेशनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। अब ये बताओ, अभी हम किसको कहते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म्ड, एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म्ड, यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म्ड, यही कहते हैं ना कि बीजेपी ने सरकार बनाई, कांग्रेस ने सरकार बनाई, या मिली जुली सरकार है। मैंने नेशनल गवर्नमेंट क्यों लिखा है? ऐसा होता है, नेशनल गवर्नमेंट देखो कैसी होती है, राष्ट्रीय सरकार। इसमें पार्टी मेंबर्स और नॉन पार्टी मेंबर्स क्या होंगे? दोनों ही क्या बन जाएंगे? बोथ बिकेम मिनिस्टर्स। आ रहा है समझ में? ये दोनों ही मिनिस्टर बन जाते हैं। नेशनल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जहां पार्टी और विपक्षी लोग वो दोनों मिनिस्टर बन जाए। अभी क्या होता है, जैसे बीजेपी का जो एलआई होगा वही मिनिस्टर बनेगा ना, बीजेपी की पार्टी का मेंबर, और जो उनका सहयोगी वही बनेगा ना मंत्री।
नहीं, वो तो अलग मसला है। जैसे इलेक्शन हार गए तो हो तो पार्टी के ही ना, आपको राज्यसभा से दिला दिया जाएगा टिकट 6 महीने के अंदर में, रहोगे तो बीजेपी के ही ना। माई क्वेश्चन इज दिस कि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि शशि थरूर को बीजेपी में बना दे मंत्री, बिकॉज शशि थरूर इज कांग्रेस मेंबर। तो यहाँ पे अंबेडकर खूब क्रिटिसाइज करते थे नेहरू की, गांधी की, सबकी, कहते थे कि ये लोग कैपिटलिस्ट हैं। फिर भी जब देश आज़ाद हुआ तो अंबेडकर को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपली एवरीवन वाज एग्रीड ऑन दिस। सभी लोग एग्री थे किस बात के ऊपर कि अंबेडकर भले हमारी हमसे नहीं बनती है लेकिन देश के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर किसी पार्टी की सरकार बने और उसमें विपक्षियों को भी मंत्री बना लिया जाए, विपक्षी दलों को भी, तो उसको क्या कहते हैं? नेशनल गवर्नमेंट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नेशनल गवर्नमेंट मीन्स पार्टी मेंबर्स एंड नॉन पार्टी मेंबर्स बोथ कैन बिकम मिनिस्टर इन दी गवर्नमेंट। गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? दोनों लोग मंत्री बने। तो ये नेहरू की सरकार 1947 में क्या थी? एक नेशनल गवर्नमेंट थी। आ रहा है समझ में? वो अलग बात है कि अंबेडकर जी ने बाद में रिजाइन दे दिया, क्योंकि जब कांग्रेस ने हिंदू बिल पास किया ना, हिंदू एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और ये सब दुनिया भर के कानून आ गए, तो अंबेडकर जी ने रिजाइन दे दिया। उनको लगा कि ये कहीं हिंदूवाद की तरफ झुक रही है। अंबेडकर थॉट कांग्रेस inclined towards Hinduism, that is why he resigned from the Congress party। अब देखना, एक बात तो ये हो गई। फिर अगर मैं कहूँ कि इन्होंने बीच बीच में खुद की भी पार्टी बनाई थी, बीच बीच में खुद की भी पार्टी बनाई थी, लेकिन उतना ज़्यादा कमांड नहीं हो सका। ठीक है, तो देखो इन्होंने parties established by him, parties established by him, उनके द्वारा गठित दल। तो देखो लेबर पार्टी, लेबर पार्टी बनाते हैं वो, लेबर पार्टी। फिर रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। फिर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास पार्टी बनाते हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास पार्टी बनाते हैं। ठीक है, मैगजीन भी कई तरीके के निकालते हैं, बहिष्कृत भारत और इस तरीके से, है ना। और तो वो पार्टी भी बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है। ही डिड नॉट गेट सक्सेस इन दी पार्टी पॉलिटिक्स, याद रखना। ठीक है, तो कांग्रेस से भी गुस्सा जाएंगे क्या? कांग्रेस से भी उनकी बहुत नहीं बनती थी, क्योंकि कांग्रेस को बड़ा सफलता मिल रही थी और इनकी बातें लोग समझ नहीं पाते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे ना, आम जनता को समझ ही में नहीं आता था। तो ही डिडंट गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन पार्टी पॉलिटिक्स, इन पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स में भी कोई रिजल्ट इनको नहीं मिला। ठीक है, तीसरी बात मैंने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए इनके विचार बदल गए थे। नहीं, इनिशियली ही बिलीव्ड, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, देखना, ओपिनियन अबाउट डेमोक्रेसी, ओपिनियन अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में उनके विचार। तो दो तरीके से देखेंगे। व्हेन ही वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट
लास्ट फेज में जब अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं तो क्या मानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कंसिस्टिंग accountability and responsibility, where federal system consisting stability. India chooses accountability and responsibility. देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं तो क्या सोचते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही और उत्तरदायित्व होता है, और जो अमेरिका का फेडरल सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी होती है। जो प्रेसिडेंट होगा उसको कोई ऐसा नहीं कि हटा लेगा, बार बार चुनाव नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे पार्टी ने बहुमत खो दिया तो क्या होता है, फिर से इलेक्शन होंगे। ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में 4 साल तो प्रेसिडेंट रहेगा ही, कहीं जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जनता सीधे इलेक्ट कर रही है ना उसे। भारत में क्या होता है, हमने सांसदों को चुना और सांसदों ने प्रधानमंत्री को चुना, ऐसा ही होता है ना। फर्स्टली पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव विल इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मान लो मोदी जी के नाम पे वोट लिया गया, बाद में सारे सांसद कहते कि मोदी जी नहीं, राजनाथ सिंह जी बनेंगे पीएम, देन आम जनता कुछ कर सकती थी क्या? ना। जैसे यूपी में हुआ, जैसे इलेक्शन के पहले कुछ पता नहीं था, बाद में योगी आदित्यनाथ जी आ गए सीएम के रूप में, ठीक है। तो अमेरिका में ये पहले से ही पता होता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये बात शुरू में इनके ऐसे विचार थे, और लास्ट फेज में कैसा हो गया कि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी माइंडसेट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय प्रोपागेंडा। आ रहा है समझ में? A rule of democracy is a majoritarian rule where minority interests are compromised majority can be manipulated by propaganda। क्या कहा गया कि जो रूल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें बहुमत का शासन होता है, जिसके पास मत अधिक होते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। जिसके पास वोट अधिक हैं वो जीत जाता है, और इसमें माइनॉरिटी के हित को नहीं देखा जाता है। रूल जहाँ पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, जो मेजॉरिटी कहेगी वही होगा। और इस बात की भी संभावना है कि प्रोपागेंडा मतलब होता है प्रचार तंत्र, कि प्रचार तंत्र की सहायता से मेजॉरिटी के ओपिनियन को क्या करें, डाइवर्ट कर दें, मेजॉरिटी के ओपिनियन को डाइवर्ट कर दें, घुमा दें। आ रहा है समझ में? मेजॉरिटी के ओपिनियन को ट्विस्ट कर दें। तो देखो इनके विचार बदलते जा रहे हैं। पहले कहते थे कि डेमोक्रेसी अच्छी है, भारत ने डेमोक्रेसी क्यों चुना है, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिकन सिस्टम में ठीक है स्टेबिलिटी है, लेकिन हमें अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि भारत में उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, भारत में उतना अवेयरनेस नहीं है। बाद में लास्ट फेज में कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी क्योंकि बहुमत का शासन है
और बहुमत में जो कम संख्या में लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो जाते हैं, उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और एक और खतरा है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को प्रचार के माध्यम से, प्रोपागेंडा के माध्यम से उनके विचार का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। आ रहा है समझ में? गेटिंग इट? तो इनके विचार लगातार बदलते जा रहे हैं। देयर आर इवोल्यूशन ऑफ हिज थॉट्स। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी इनस्टेबल थॉट्स है, हम क्या बोलेंगे? ये इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स है, विचार में परिवर्तन, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स। और देखो बचपन से ही इनको डिस्क्रिमिनेशन था। ही हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक चीज याद रखना, ही हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इनको पता था कि जो भेदभाव होता है वो कैसे लोगों को प्रभावित करता है। हाउ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टेड होल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, he was known very well as a first hand experience holder। इनको पता था कि ये सब क्या होता है। क्लियर है मसला? अब इसी के चक्कर में इनके पूरे थॉट्स बने, यही ओपिनियन ने पूरे थॉट्स बनाए। ठीक है, अब हम उस देर के बाद इनके कुछ और थॉट्स देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं थोड़ी देर।